आज मैं इस बुक जो कि राम शरण शर्मा द्वारा लिखी गई एक प्राचीन इतिहास की बुक है, इसे मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ। चैप्टर है नवपाषाण युग, यानी नवपाषाण युग, पहला आजीविका का उत्पादन और पशुपालन। ठीक है, राम शरण शर्मा की बुक है। अभी मैं इसे रीडिंग कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, समझिए भी। तो चलिए, फर्स्ट इसका हेडलाइन है बलूचिस्तान में सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावट। बसावट का मतलब क्या होता है? बसेरा। ठीक है, जहां पर आदमी बसते हैं। ठीक है, तो वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में हुई थी। वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व हुई थी भारतीय उपमहाद्वीप में, और भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व का एकमात्र नवपाषाण मेहरगढ़ है। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व में एकमात्र ज्ञात जो है नवपाषाण बसेरा जो है वो मेहरगढ़ में मिला है, जो अभी प्राचीन अभी कहाँ है, जो अभी बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, मेहरगढ़ के समतल मैदान में बोलन नदी के किनारे है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो समतल मैदान में। किसके समतल मैदान में? बोलन नदी के किनारे समतल मैदान में स्थित है मेहरगढ़। ठीक है, ठीक है, उसके किनारे में जो है बलूचिस्तान में। अब जो बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ स्थित है, तो बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ है ना, उसी को क्या बोलते हैं? अनाज की टोकरी बोलते हैं। अनाज की टोकरी किसको बोलते हैं? मेहरगढ़ में। बलूचिस्तान प्रांत में जो मेहरगढ़ है, अब मेहरगढ़ कहाँ है? बोलन नदी के किनारे जो बसा हुआ है, उस मेहरगढ़ को हम अनाज का कटोरा कहते हैं। यह बसावट इंडस के समतल मैदानों के किनारे पर थी, और ये जो बसेरा है ना, ये जो मेहरगढ़, ये कहाँ था? तो इंडस के समतल मैदानों के किनारे पर भी थी। इसे इंडस और भूमध्य सागर के बीच का सबसे बड़ा नवपाषाणीय बसावटों में से एक माना जाता है, और इसे जो है इंडस और जो भूमध्य सागर है, इसका जो है एक सबसे बड़ा नवपाषाण बसावट मान। अच्छा, नवपाषाण युग का मतलब कि मनुष्यों का जो आरंभ होता है वो नवपाषाण युग से आरंभ होता है। कि हम देखते हैं नवपाषाण युग में हमें बहुत सारे हमें ऐसे चीज मिलते हैं, बसेरा मिलते हैं। नवपाषाण युग की शुरुआत नवपाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण से थोड़ा आगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इंडस और भूमध्य सागर के बीच का सबसे बड़ा नवपाषाणीय बसावट में से एक माना जाता है। हालांकि पशुपालन एवं अनाज का उत्पादन करने वाले की शुरुआत बसिंदे, मतलब कि जो अनाज का जो उत्पादन करने वाले, यानी अनाज की जो शुरुआती जो करने वाले जो पशुपालक थे, वो 5500 ईसा पूर्व के आसपास बाढ़ से बाधित हुए। मतलब कि जो अनाज की जो खेती जो है ना, वो लगभग 5500 ईसा पूर्व पहले ही आ गए थे, और वो बाढ़ से बाधित भी हुए थे। ठीक है, अब क्या है, परंतु पत्थरों और हड्डियों के औजारों की मदद से ईसा पूर्व 5000 के आसपास कृषि एवं अन्य गतिविधियां फिर से शुरू हुई। यानी 5000 ईसा पूर्व के आसपास जो है कृषि और अन्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई। अब इस क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोग शुरू से ही क्या करते थे? गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। ध्यान में रखो, गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे नवपाषाणीय युग के लोग। ठीक है, कब? 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखते हैं, वे प्रारंभ में ढोर, डांगर, भेड़ और बकरियां पालते थे। प्रारंभ में क्या पालते थे? ढोर, डांगर, भेड़ और बकरियां पालते थे। शुरू में बकरी पालन की प्रथा, शुरू में जो है बकरी पालन की प्रधानता दी जाती थी, यानी बकरी पालन को शुरू में प्रधानता दी गई।
मगर दो अन्य जानवर यानी कि भेड़ और जो डांगर आ गए ना, उनसे उन जानवर के आने के कारण जो है पशुपालन पहले की तुलना में बढ़ गया। ठीक है, संभवतः पशुपालन में कृषि में भी मदद मिली और कृषि पालन में मदद मिली। जो पशुपालन में जो पशुपालन हुआ उसमें कृषि में भी क्या हुआ, मदद मिला। अनाज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ा, फलस्वरूप भंडारण भी शुरू हुआ। अब अनाज का मात्रा पर्याप्त बढ़ा तो भंडारण, भंडारण मतलब क्या होता है कि हम कोई भी अनाज खेती को जो हमसे उपज जो प्राप्त होती है, उससे जो फसल प्राप्त होती है उसे हम एक बड़े से स्टोर में रखते हैं जमा करने के लिए। ठीक है, ठीक है, शुरू हुआ। अब देखो, जिसकी खोज विभिन्न चरणों में की गई। भंडार गृह मिट्टी की ईंटें से बनती थी। जो भंडार में जो ये होता था ना, जो बनाते थे हम भंडार में जो ईंट बनाते थे वो ईंट से बनता था। जो भंडार का जो हम घर बनाते थे वो ईंटों से बनाते थे, जिसका उपयोग घरों के निर्माण के लिए भी किया जाता था। अब उस ईंट का जो निर्माण है घरों के लिए भी किया जाता। अच्छा, यहाँ ईंट का बात हो रहा है। ईंट का मतलब होता पक्के ईंट, समझ लो ना, पक्के ईंट। ठीक है, ईंट का पर्याप्त मात्रा शुरू हुआ। ठीक है, मिट्टी की ईंटों से बनी कई कमरे नुमा संरचनाएं जो भंडारण गृह की तरह लगती थी। ठीक है, मिट्टी से कितना जो है कमरे नुमा संरचनाएं हैं जो भंडार गृह की तरह लगती थी। कमरे नुमा यानी कि घर के आकार जैसा। ठीक है, अब ईसा पूर्व देखो, ईसा पूर्व 4500 से लेकर के यानी ईसा पूर्व 4500 से लेकर के 3500 में कोची के समतल मैदानों में इंडस मैदानी क्षेत्र तक के खेती के कामों का काफी विकास हुआ। यानी कि 4500 ईसा पूर्व से लेकर के 3500 ईसा पूर्व के बीच कोची के जो समतल मैदान है वहां इंडस मैदान के क्षेत्र में खेती में काफी विकास हुआ, वृद्धि हुई, यानी डेवलपमेंट हुआ। अब देखो, मिट्टी के बर्तनों में भी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, मगर ईसा पूर्व 5000 तक के लोग बर्तन नहीं बनाने जानते थे। यानी ईसा पूर्व 5000 तक लोग जो है मिट्टी के जो बर्तन है वो नहीं बनाते थे। लेकिन 4500 ईसा पूर्व के बाद लेकिन 4500 ईसा पूर्व आने के बाद जो है कुम्हार का चाक अस्तित्व में आया। कुम्हार का चाक जो हम लोग गोल गोल घुमाते हैं ना, कुम्हार का चाक जिससे घड़ा उड़ा दिया वगैरह बनता है, वो जो है अस्तित्व में आ गया। अस्तित्व मतलब क्या, पर्दा फास्ट हो गया, दिखने लगा। अब बर्तन तेजी से बनने लगे और उन्हें रंगा भी जाने लगा। अब कुम्हार आ गया, चाक भी बन गया, तो बर्तन जाहिर सी बात है कि यदि डेवलपमेंट होगा, यदि नई तकनीक आएगी तो काम भी ज्यादा स्पीड से होगा। तो बर्तन तेजी से बनने लगे और उन्हें रंगा भी जाने लगा। इंडस की एक सहायक नदी हकरा की सूखी घाटी में नवपाषाण युगीन के अधोकाल की 33 बस्तियां पाई गई। अब अधोकाल का मतलब क्या होता है? देखिए, अधोकाल का मतलब होता है आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे जो सिंधु सभ्यता है, हमारी सिंधु घाटी की जो हमारा सभ्यता है, वो तो हमारा आद्य ऐतिहासिक है ना। आद्य ऐतिहासिक काल हम किसे बोलेंगे? जिस चीज, देखिए आद्य ऐतिहासिक हम उसे बोलेंगे जिस चीज को हम मतलब जिस चीज को पढ़ा नहीं जा सकता। लिखा हुआ तो है, लिखना पढ़ना जानते थे, वहां के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, मगर हम उनकी भाषा को अभी तक समझ नहीं पाए। उसे ही हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल या अधोकाल। ठीक है, तो देखो वही ना बात कर रहा कि इंडस की एक जो सहायक नदी थी हकरा, ठीक है, उसका एक सूखी घाटी था, उसके चारों तरफ जो है उसकी सूखी घाटी में वहां पर अधोकाल की 43 यानी 43 बस्तियां पाई गई हैं अधोकाल की। जाहिर है कि उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया होगा। अब
इससे क्या हुआ, जब अधोकाल यानी आदि इतिहास की जो 43 बस्तियां पाई गई, तो हो सकता है कि उससे जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसको आने वाले चरणों में काफी जो है मार्ग आने के लिए मिला होगा, उसको रास्ता मिला होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और भी टॉपिक लेके आऊंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।